मेरी आँख खुली तो मैंने ख़ुद को अपने बिस्तर पर पाया। मैं काफ़ी देर तक छत को घूरता रहा। आहिस्ता आहिस्ता कुछ याद करने की कोशिश करने लगा। मेरी याददाश्त हल्की हल्की वापस आने लगी। मेरे सर में शदीद दर्द था और जिस्म जैसे टूट रहा था। शायद मुझे बुखार था, क्योंकि साथ साइड टेबल पर दवाई रखी थी जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मैंने उठने की कोशिश की मगर उठ नहीं पाया। मैंने अपनी चारों तरफ नज़र दौड़ाई और फिर मुझे याद आने लगा। मैंने उस कोने पर नज़र दौड़ाई जहाँ टेंट हाउस था, मेरे बेड की सीधी तरफ या शायद उल्टी तरफ। मैं याद करने की कोशिश करने लगा कि लड़की की लाश मेरे बिस्तर की कौन सी तरफ पड़ी थी। ये मेरा बिस्तर उन दोनों बिस्तरों के बीच में रखा था। मुझे उस कोने से खौफ आ रहा था जहाँ टेंट था, क्योंकि उसके सामने ही तो माँ ने अपने बेटे को ज़िबा किया था। बाथरूम का दरवाज़ा भी मुझे खौफज़दा कर रहा था, क्योंकि वो मासूम बच्चा उसी बाथरूम में डूबकर मरा था। मैं उस रूम से कहीं दूर चले जाना चाहता था। मैं अलमारी की तरफ चोर नज़रों से देखता और अपनी नज़र दोबारा फेर देता। मैं उस अलमारी को नहीं देखना चाहता था, मगर मेरी मजबूरी थी कि मैं उठ नहीं पा रहा था। हर तरफ खामोशी थी, मगर मेरे नन्हे से जहन में सवालात थे जिनके जवाब मुझे मालूम करने थे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मम्मा ने रूम में झांका। मैं डर गया। मुझे पहली बार अपनी ही माँ से खौफ आने लगा था। मुझे जागता देखकर वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आई। मैं थोड़ा संभल गया, मगर लेटा रहा और उनके बैठने के लिए जगह बनाई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी पेशानी पर हाथ रखा, बुखार चेक किया और मुस्कुराते हुए बोली, मेरा शहज़ादा अब बिल्कुल ठीक है। माँ का प्यार से बात करना था कि मैं उठकर उनके सीने से लग गया और जल्दी जल्दी बताने लगा। मम्मा, क्या आप जानती हैं मुझे क्या हुआ था और आप लोग कब आए? आप लोग तो नहीं थे घर में और हमारे घर में कोई और था। आप सब कहाँ चले गए थे? आपको नहीं पता यहाँ क्या हुआ था? मैंने सवालिया नज़रों से अपनी माँ को देखा। मामा प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरती और कहने लगी, सारी गलती मेरी है, मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था। माँ होकर मैं इतनी गाफिल कैसे हो गई कि मुझे ये तक पता नहीं चल सका मेरे बेटे को नींद में चलने की आदत है। तुम नींद में चलते चलते बाहर का दरवाज़ा खोलकर सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। ऊपर जो एक बूढ़े चाइनीज़ अंकल रहते हैं, उन्होंने बताया कि उनका पालतू कुत्ता लगातार भौंके जा रहा था। जब काफ़ी देर तक उसका भौंकना बंद ना हुआ तो मैंने सोचा शायद ये बाहर जाना चाहता है। उन्होंने अपने कुत्ते को पट्टा बांधा और जैसे ही दरवाज़ा खोला, कुत्ता अपना पट्टा छुड़ाकर नीचे की तरफ भागा। ये उसके पीछे भागे तो उनकी नज़र तुम पर पड़ी। बड़ा अजीब खपती सा बुढ़ा है, अजीब अजीब बातें कर रहा था। ये वो जाहिल लोग हैं जिनको बीमारी का नहीं पता। ये बस अपने पुराने फ़लसफ़े ला ला कर दूसरों को पागल बनाते हैं। खैर, इस बात को जाने दो। कल हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे ताकि तुम्हारी ये बीमारी ख़त्म हो जाए। मामा तो चली गईं और मैं फ़ादर के पास जाने का सोचने लगा, मगर जाता कैसे? मेरा एक एक जोड़ दुख रहा था बुखार की वजह से। मुझे टीवी लाउंज में टीवी के आगे सोफ़े पर लेटने की इजाज़त मिल गई थी। आगे की 2 रातें मैंने वहीं गुजारी। तबीयत कुछ संभली, मैं दोबारा फ़ादर के पास पहुंच गया और एक एक हुरूफ फ़ादर को बता दिया। फ़ादर ने मुझे कुछ दुआएं लिखकर दी और उसके साथ ही बाइबल भी दी। वो छोटी सी थी और मुझे कहा, ये पढ़कर सोया करो। मैं घर आया, बाइबल को अपने रूम में रखा, बेड पर बैठकर दुआएं पढ़ी और रूम से चला गया। मैं इंतज़ार कर रहा था फ़ादर का।
क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा था सिवाय दुआएं और बाइबल देने के और शाम को मेरे घर आने का वादा करने के। अब बस उनके आने का इंतज़ार था। पापा के आने का वक्त भी होने वाला था। फिर कुछ देर में पापा भी आ गए, मगर फादर नहीं आए। मैं नाउम्मीद होने लगा। गहरी होती शाम मुझे डरा रही थी। मैं किचन में बैठा मम्मा को काम करते देख रहा था कि दरवाज़ा बजा। मैं भागकर दरवाजे पर गया और मेरी खुशी की इंतहा ना रही जब मैंने फादर का मुस्कुराता चेहरा देखा। उनके चेहरे पर एक इत्मीनान था, जो उनके चेहरे की मुस्कुराहट और इत्मीनान न जाने क्यों मेरे दिल को तसल्ली दे रही थी। ये सब ठीक हो जाएगा। मैं मुस्कुराता कुछ कहता कि मेरे कंधे पर किसी का हाथ पड़ा। वो पापा थे। तुम अंदर जाओ, पापा ने मुझे जाने का इशारा करते हुए कहा। मैं चुपचाप चला गया, मगर मेरा ध्यान उनकी तरफ ही लगा रहा कि क्या कहते हैं फादर पापा को। फादर पापा के साथ टीवी लाउंज में बैठ गए। वो लोग बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे। काफ़ी देर तक बात चलती रही। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, हालांकि मैं दरवाजे से ही लगकर खड़ा था, मगर बेकार। फिर पापा ने मुझे बुलाया और कहा, आज से तुम्हारी तरबियत का ज़िम्मा इन पर है और मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। मैं कुछ नहीं बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर वक्त गुजरने लगा। मैं छोटी उम्र से ही फादर की तरबियत में आ गया। पहला एक हफ़्ता मुझे चर्च में ही रहना पड़ा। मैंने फादर को सब बताया, मगर ना जाने क्यों उनका रवैया बदल गया था। वो बस मुझे बचाव के रास्ते, दुआएं अपने रूम में रखने के लिए चीज़ें देने लगे। इस टॉपिक पर कोई बात ना करते। कुछ शीशे पर लिखी दुआएं जिन्हें कमरे में लगाना था, मैं बस वही करता रहा जो वो कहते रहे। इससे एक फ़ायदा हुआ कि अब मुझे रूम में वो औरत नज़र आना बंद हो गई थी, मगर कभी कहीं रास्ते से आते जाते किसी सुनसान गली में या किसी सड़क की दूसरी जानिब जब रात होती थी तो वो मुझे दिखती थी। मैं इतना समझ गया था, अब वो मेरे करीब नहीं आ पाएगी, मगर खौफ के साथ साथ चलता रहा। मैं कभी तन्हा नहीं रहा, हर वक्त उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। वक्त गुज़रता गया। मैं स्कूल गया, फिर कॉलेज स्टार्ट हुआ, दोस्त बने, मैं खुश रहने लगा था। मैंने कभी किसी को महसूस नहीं होने दिया कि क्या मसला है मेरे साथ, और मेरा बचपन भी दूसरों से अलग रहा है। एक दिन, वो दिन जब मैं कॉलेज जाते आधे रास्ते से वापस घर आया, मम्मा से फ़ीस के पैसे लेने। पैसे लेकर नीचे उतरा तो बाहर काउंटर पर, जहाँ फ़्लैट के लिए रजिस्ट्रेशन होती थी, एक जोड़ा खड़ा था। वो लोग हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे। मैं तो जाने लगा था, मगर मुझे मेरे जूते का तस्मा खुला नज़र आया, जिसे बांधने के लिए मैं झुक गया, और शायद मेरा चेहरा झुका हुआ था तभी उन लोगों ने बेफिक्री से हमें मौज़ूए गुफ्तगू बनाया। मैं सर झुकाए बैठा था कि औरत की आवाज़ आई, हा 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 हा, ऐसा भी क्या पैसा बचाना कि अपने बच्चे के साथ इस फ्लैट में जाकर रहो, जहां उनके आने से सिर्फ एक हफ़्ते पहले माँ ने पागलपन में आके सारी फैमिली ही ख़त्म कर दी और ख़ुद को अलमारी में फांसी लगा दी। मैंने तो उसी दिन उसके बराबर वाला फ्लैट भी छोड़ दिया था, वहशत के मारे। दूसरा शख्स बोला जो साथ खड़ा था, उसने भी हिस्सा लिया। मैंने बता दिया था सब कुछ, मगर फिर भी ये लोग रहने आ गए, और बच्चे की चीखें तो हमें भी पता चला कि आ रही होती थी, और शायद फादर भी आए थे। हाँ, काउंटर पर बैठे अंकल ने कहा, अजीब ढीठ फैमिली है, सस्ते के चक्कर में बच्चे को आधा पागल बना दिया है। वो लड़का आम लड़कों की तरह नहीं रहा, हर वक्त नफसियाती सा लगता है। और बेचारा बच्चा, खातून ने अफसोस का इजहार किया, और मैं सुन होकर रह गया। यानी कि पहले दिन से वो लोग सब जानते थे, यानी सब कुछ जो मुझे उस रूह ने दिखाया था सब सच था। एक मैं ही लाइल्म रहा। मेरी हर तकलीफ़, मेरा डर, मुझे मारकर चुप कराना, मेरा तन्हा रातों को मम्मा पापा के कमरे के बाहर उनके दरवाजे से लगकर सर्दी में सोना, मेरी दुआएं, मिन्नतें, मेरा खौफ, मेरा रोना, मदद का ना मिलना, वो सब ड्रामा था।
सब जानते थे मुझे उस कमरे में सुलाया गया। मेरे कहे हुर्फ सच थे, मेरी कही कहानी सच थी। मुझे दवाइयाँ खिलाई गईं कि मैं नशे में पड़ा सोता रहूं और उस चीज़ को मुझे डराने का मौका ना मिले। नींद में चलने की बीमारी का बहाना बनाना, अपने सुख की खातिर मुझे दोहरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करना, मेरा बचपन मुझसे छीनना। यहाँ खड़ा हर फर्द इस हकीकत से वाकिफ़ था और सिर्फ़ मैं अनजान था, और मुझे खामोश रहना था क्योंकि उनके मुफाद में यही सही था। मैं टूट गया। मुझे नफ़रत हो गई अपने वालिदैन से, उन लोगों से मुझ पर तरस खा रहे थे फादर से, जिन पर मैंने भरोसा किया और उन्होंने मुझे किसी और ही दुनिया में पहुंचा दिया। मैंने कुछ सोचकर अपना झुका हुआ सर उनकी तरफ देखकर एतमाद से उठाया और मुस्कुराया। मुझ पर नज़र पड़ते ही वो लोग चौंक गए, मगर मैंने परवाह नहीं की। अपनी जेब से फ्लैट की दूसरी चाबी निकाली और काउंटर पर रख दी। ये पापा को दे देना, ये कहकर मैं निकल गया हमेशा के लिए। हाँ, मैंने घर छोड़ा, शहर छोड़ा, अखबार घरों में फेंके, होटल में बेरा बना, रातों को रेंट पर लेकर टैक्सी चलाई, दुकानों पर दिहाड़ी पर फ़र्श साफ़ किए, मुड़कर नहीं देखा, बस चलता रहा। एक रात में गाड़ी में कस्टमर लेने से पहले एक दुकान पर गया कुछ चिप्स और बियर लेने, क्योंकि रात को गाड़ी चलाते भूख भी लगती थी और सर्दी भी बहुत थी। मैं जैसे ही दुकान से बाहर आया, सामने रोड के उस पार वो खड़ी थी, मुझे घूरती हुई। मैं उसे देखता गया और होश जैसे जाता रहा। मेरा जहन माऊफ हो चुका था। मेरे हाथों से सामान गिर गया, मगर कुछ पता नहीं चला, और उसी वक्त किसी ने गाड़ी का तवाज़ुन बिगाड़ा और गाड़ी मुझे उड़ाती हुई निकल गई। मुकम्मल बेहोश नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा जहन कभी अंधेरा होता और कभी फिर मेरी आंखें दुनिया देखने लगती। लोगों की मुख्तलिफ़ आवाज़ें आ रही थीं। ओ गॉड, देखो उसे, मर गया, नहीं ज़िंदा है, जगाए रखो उसे, कॉल करो पुलिस को, एम्बुलेंस बुलाओ। मेरी गाड़ी खुद आउट हुई, पता नहीं कैसे। मेरी कार में ही ले चलो, आई एम सॉरी मैन। फिर दिमाग कुछ पलों के लिए अंधेरा हुआ, और जब दोबारा जागा तो वो मेरे चेहरे के करीब बैठी थी, मुझ पर झुकी हुई। उसके मुंह से खून की बू आ रही थी। उसकी आंखें आज पीले रंग की थीं, बाल खुले मेरे चेहरे के इर्द गिर्द फैले हुए थे। मैं भागना चाहता था, मगर उठ नहीं पाया, और मुझे उसकी आवाज़ आई, तुम्हें मर जाना चाहिए। फिर कुछ होश ना रहा, न जाने कितने दिन बेहोश रहा। डॉक्टर्स के मुताबिक एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं था, बस दिल की धड़कन रुक रुक कर आ रही थी। मैं ये दूसरी बार मौत के मुंह से निकला था। फिर वो मुझे साल में एक बार सिर्फ उन रातों को दिखने लगी जिस रात उसने कत्ल किए थे और ख़ुद के फांसी लगाई थी। वक्त गुज़रा, मैंने शादी की, मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी बीवी सब जानती थी। वो घर में हर मजहबी उमूर निभाती थी कि मुझे कुछ ना हो। अगर सच कहूँ तो वो ना मिलती तो मैं यूं ही दरबदर रहता। आज मेरी उम्र 68 साल है। मेरी बीवी मुझे फैमिली का सुख देकर 3 माह पहले कैंसर से इंतकाल कर गई है। मेरी एक बेटी अपने शौहर और बच्चों के साथ मेरे घर में ही रहती है, क्योंकि उसे पता है कि पापा का ख्याल रखना है, और ये भी मेरी बीवी का ही मुझ पर एहसान है। हाँ, जब एक बात तो आपको बताना ही भूल गया। मैंने जब शादी की थी तो एक बार कॉल करके अपने वालिदैन के बारे में पता किया था, और मुझे पता चला कि मेरे पापा मेरे जाने के कोई 1 माह बाद सीढ़ियों से गिरकर ये दुनिया छोड़ गए, और गिरने से पहले उनकी चीखें सब ने सुनी थी, गोया किसी से भाग रहे हों। और मम्मा ने शायद मेरे और पापा के चले जाने के सदमे से उसी अलमारी में ख़ुद को फांसी लगा ली थी। अब जाने खुदकुशी की थी या कुछ और, मगर मैंने हमेशा अपने बच्चों की हर बात सुनी, क्योंकि मैं जानता था ना सुनना कितना तकलीफ़ देता है। ख़त्म शुद्ध।